नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और वक्त हो चुका है रात 11 बजे का इस खास बुलेटिन सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात के साथ। सीएम भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने 8 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से 30 फीट ऊंची भगवान श्री राम जी की प्रतिमा, श्री सप्तऋषि वाटिका, सप्तऋषि की मूर्तियों, दीप स्तंभ, प्रवेश द्वार, एक कॉटेज सहित विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि भगवान श्री राम के चरण जहां जहां पड़े उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी हमने ली है। सरकार भगवान श्री राम के पुण्य स्थलों को विकसित करने के साथ ही कृष्ण कुंज भी तैयार कर रही है। इसके साथ ही धान खरीदी को लेकर भी सरकार के हालात के बारे में उन्होंने बातचीत की और कहा कि किसानों से 20 क्विंटल धान हर हालात में सरकार खरीदने वाली है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कहा कि चाहे किसानों की बात हो, श्रमिकों की बात हो या कोई भी परेशानी क्यों ना हो किसानों को, हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। 8 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि से भगवान राम की मूर्ति की स्थापना, साथ ही सप्तऋषियों की मूर्ति और वहाँ विकास कार्य के आज लोकार्पण हुए हैं। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से जहाँ हम लोगों ने चंदपुरी से इसकी शुरुआत की, फिर श्री नारायण, चंपारण, राजीव और उसके बाद सिहावा और जहाँ जहाँ निर्माण बहुत जल्दी और 2 जगहों में इसका लोकार्पण होगा। छत्तीसगढ़ में इस साल धान की खरीदी बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी, यानी कि किसानों को मशीन में अंगूठा लगाकर अब अपनी धान बेचनी होगी। केंद्र सरकार ने इस निर्देश के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परेशानियों का जिक्र किया है और कहा है कि बीजेपी किसानों के साथ दुश्मनी निकाल रही है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार भी किया और कहा कि भाजपा ने ही किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। बायोमेट्रिक्स भारत सरकार ने कर दिया अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में जो खरीदी है वो सबसे बढ़िया है और इस कारण से किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया है, जहां किसानों के धान के रकबा उसको आधार कार्ड से लिंक किया गया है, भुइयां से लिंक किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों की तरक्की और आगे बढ़ाने का काम किया है। आजादी के बाद वर्षों तक देश और प्रदेश में इनकी सरकार थी, कभी गांव, गरीब और किसान की चिंता नहीं की। चलिए आपको सीएम भूपेश बघेल के कल का कार्यक्रम बता देते हैं। सीएम 2 बजे नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 35 में आयोजित समारोह में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को ही यानी कि कल कमर्शियल हब, एरोसिटी और शहीद स्मारक, इसके साथ ही अमर जवान ज्योति स्मारक का भी शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कमर्शियल हब विकसित हो रहा है। इसके तहत नवा रायपुर के लेयर 3 में यात्री सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अतिथि विद्वानों और व्याख्याताओं की पंचायत में सीएम शिवराज ने कई बड़े ऐलान आज किए हैं। सीएम हाउस में आयोजित पंचायत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाने वाले सभी अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी 50,000 रुपए तक की होगी। सीएम ने कहा कि अतिथि विद्वानों को मासिक मानदेय के अलावा स्थानीय स्तर पर भी ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी। अतिथि विद्वानों को अब सभी सरकारी अवकाश भी मिलेंगे। जो जितने अतिथि विद्वान है वो सारी योग्यता रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप ऐसा कुछ करिए जिसके माध्यम से इनके आने वाले समय में इनके द्वारा की गई इस विभाग में सेवा का भी हम ठीक से मूल्यांकन कर पाए। इनके लिए जो वेतन है उस वेतन की जो व्यवस्था है वो मानदेय भी बढ़ना चाहिए। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। अच्छा, इसमें तकनीकी वाले भी शामिल माने अपने आप को, और शासकीय सेवकों के समान आपको अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर वन भवन में बने राज्य वन शहीद स्मारक और राजधानी के चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में वन मंत्री कुंवर विजय शाह, वन राज्य मंत्री राहुल लोधी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने शहीद वन रक्षकों की 10 लाख की सम्मान निधि को बढ़ाकर अब 25 लाख करने का ऐलान किया। जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा का काम किया है और उन्हीं की स्मृति में आज वन शहीद स्मारक बनाया गया है। 10 लाख आपने किया 2008 में मेरे के, अब आपने दोबारा मुझे फिर वन विभाग की जवाबदारी दे दी। अब मैं तो चाहता हूं जब ये हमारे परिवार के मुखिया लोग हैं जिनके परिवार शहीद हो गए, अभी से नहीं लेकिन आने वाले 30 वर्ष से भगवान ना करे कोई शहीद हो तो कम से कम 10 की जगह 25 लाख रुपए की सम्मान निधि आपके द्वारा दी जाने की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज सिवनी पहुंचे, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में वे शामिल हुए और कांग्रेस के नए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए गठबंधन के पास कोई नीति नहीं है, सिर्फ हिंदुओं और सनातन धर्म को बदनाम करने में ये लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। चाल और चरित्र तो बदले नहीं, चेहरा भी वही है। चोला बदलने का काम किया है यूपीए से, लेकिन चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, पीछे वही चेहरे नजर आएंगे जिनका ना नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। हिंदुओं को अपमानित करने में लगे हैं, सनातन धर्म का अपमान करने में लगे हैं। राहुल गांधी जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि को खराब करने में लगे हैं। और अगली खबर दतिया से आपको बता दें, भांडेर विधानसभा क्षेत्र पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के नेता प्रभात झा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार की योजनाएं बंद करने का आरोप भी लगाया। यात्रा प्रभारीगण और पार्टी का एक आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है माँ पीताम्बरी माता जी की ये धरती है। माँ पीताम्बरा माता जी का जब आशीर्वाद जब मिलता है, जिसको माँ का आशीर्वाद मिलता है वो भक्त कहीं भी निराश नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर यानी कि कल दंतेवाड़ा से शुरू हो रही है, जिस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ बस्तर के नेता और मंत्रियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के लिए 8 सवाल के साथ आरोप पत्र भी जारी किया है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, उनसे हम लोगों ने 8 सवाल पूछे हैं। बस्तर की जनता का सवाल है, हम चाह रहे हैं कि कल अगर अमित शाह जी आएंगे, बस्तर की जनता के उन 8 सवालों का जवाब देंगे और हमें पूरे उम्मीद और भरोसा है कि 8 सवालों का जवाब बस्तर की जनता को मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर सियासत लगातार जारी है। यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला, तो इस पर बीजेपी का पलटवार सामने आया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की झूठी वादा खिलाफ करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 2 यात्राएं निकल रही हैं। मैं ये पूछता हूं कि अमित शाह जी के आने से उनको घबराहट क्यों होती, पूरे कांग्रेस में घबराहट क्यों होती, क्यों परेशान होते हैं? वो अपनी दैनंदिनी के हिसाब से आते हैं, जब बैठक के लिए आते हैं तो वो घबराए नहीं। अमित शाह जी लोकतंत्र के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए भाजपा को चुनाव जिताने आते हैं।
और कल यानी कि 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये परिवर्तन यात्रा 2 चरणों में प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से शुरू हो रही है, जिसमें प्रदेश के ज्यादातर विधानसभा कवर किए जाएंगे। हर 3 विधानसभा पर आम सभा का आयोजन होगा। यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल विशेष विमान से जगदलपुर पहुंच चुके हैं। मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होने वाली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जनता में परिवर्तन यात्रा को लेकर खासा उत्साह है और निश्चित रूप से इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आगाज होगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। यहां शाम मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हाई स्कूल मैदान में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है और आम सभा के दौरान सुरक्षा की कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने। गृह मंत्री अमित शाह का कल दौरा होना है। दंतेवाड़ा से वे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और इसके लिए भाजपा ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस जगह पर आम सभा होना है। ये हाई स्कूल मैदान है। इसी जगह पर 40 से 50 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम को भाजपा का रंग देने के लिए झंडे के कलर से ये टेंट भी तैयार किया गया है। आप ये टेंट देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो पंडाल है वो पूरी तरीके से तैयार होने को है। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एंटी लैंड माइंस व्हीकल यहाँ पर लगी हुई है पिछले 3 दिनों से। इसके साथ ही जो सुरक्षा बल के जवान है वो भी लगातार यहाँ बने हुए। इसके साथ साथ आसपास के इलाके में सघन सर्चिंग भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के इस परिवर्तन यात्रा को, भाजपा के इस परिवर्तन यात्रा को यादगार बनाने के लिए भाजपा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह भी है कि ये जो तैयारियाँ वो बृहद पैमाने पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो परिवर्तन यात्रा है वो क्या वास्तव में परिवर्तन लाएगी या फिर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वेद प्रकाश संगम, IBC 24 दंतेवाड़ा। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में बढ़ चढ़कर दूसरे नेता भी भाग ले रहे। मध्य प्रदेश के जो दौरे पर आए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने खरगोन में जन आशीर्वाद यात्रा में शिरकत की। जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान प्रमोद सावंत ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ भी की और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। गोवा के सीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम सीधे उनसे ही चर्चा करेंगे। सर, आप मध्य प्रदेश में आए हैं, चुनावी मौसम चल रहा है, क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार सत्ता जो है बीजेपी बचा पाएगी? जी हाँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ। महाकाल जी का दर्शन लिया, मैं उनको नमन करता हूँ। और जिस जन आशीर्वाद यात्रा जो मध्य प्रदेश में चल रही है उनको बहुत ही अच्छा यहाँ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में है, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ और मामा जी का काम देख के कह सकता हूँ कि इन्होंने अंत्योदय तक काम किया है। नव भारत निर्माण में यानी यहाँ नव मध्य प्रदेश निर्माण करने के लिए फिर एक बार यहाँ की जनता यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के देगी। सनातन धर्म पर एक विवाद छिड़ा हुआ है पूरे देश में, क्या लग रहा है सनातन धर्म को मिटाने की कई बार बातें हो रही है, इंडिया गठबंधन जो है वह साथ में वर्किंग कर रहा है। ये सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा सके, मुगल नहीं मिटा सके, डच नहीं मिटा सके, पुर्तगाल नहीं मिटा सके। अपने देश में कि इतने सारे आके गए, कोई मिटा नहीं सके। औरंगजेब से भी नहीं हो सका। वो काम इंडिया अलायंस करना चाहती है। यहाँ की हिंदू संस्कृति बड़ी पारंपरिक हिंदू संस्कृति सालों से चलती आ रही है। इनको लोग ही सिखाएंगे कि सनातन हिंदू धर्म क्या है। इनको फिर एक बार इनकी जगह दिखाएंगे। इंडिया और भारत, इस पर भी एक विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन G20 में देखा कि एक भारत जो है वो सामने निकल करके आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि इंडिया जो है परिवर्तित करके भारत पर लाना चाहिए? तो भारत तो पहले से है। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी भारत लिखा हुआ ही था और भारत जो है अपने वही नाम तो आगे ला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संतोष जायसवाल के साथ शिवकाती, इंदौर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 सितंबर को इंदौर आने वाले हैं और शिवाजी चौक पर बने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का वो लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियों का महापौर ने और निगम आयुक्त ने वाटिका चौराहे पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इंदौर आने पर खुशी भी जताई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। जांजगीर में जहरीली शराब से मौत और प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो भिलाई और मुंगेली में महिला मोर्चा ने आबकारी विभाग का भी घेराव किया। वहीं महासमुंद में भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। 3 तस्वीरें महिला मोर्चा के प्रदर्शन के इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, भिलाई, मुंगेली और महासमुंद से। इंदौर पास से कांग्रेस के दावेदार सत्यनारायण पटेल की ओर से आयोजित कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन विरोधियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले अपने बाप दादाओं की पहले जानकारी जुटा ले। सनातन सभी धर्मों का मूल है, सनातन धर्म से ही सभी धर्म निकलते हैं। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति ये आज का क्रम नहीं है, पूर्व से चला है। चाहे दशरथ जी महाराज हो, विक्रमादित्य हो, जनक जी महाराज हो, राज सत्ता पर जब बैठे हैं तो धर्म गुरुओं के साथ रखा चाहिए। संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे। अपना मठ और मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम कर रहे हो। संत आए राजनीति में, मना क्या है उसमें। और प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। यहां कोड़ातरा एयरपोर्ट में वे आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला भाजपा लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने करीब 1.5 लाख निमंत्रण पत्र भी छपवा दिए, जिसे अब घर घर भेजा जा रहा है। और पहली बार प्रधानमंत्री जी भीड़ के बीच से प्रवेश करने जा रहे हैं, जो एक अनोखा दृश्य होगा, अद्भुत दृश्य होगा। और 16 विधानसभा क्षेत्र के और 1 लाख से अधिक की संख्या में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। हमने अपने पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है, व्यक्तिशः जाके निमंत्रण दें। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए हर व्यक्ति आना चाहता है, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है और इसलिए हमने योजना भी इसकी बनाई है कि आप सभी लोगों तक हमारा व्यक्तिगत निमंत्रण भी पहुंचे। भोपाल नगर निगम परिषद की 7वीं आम बैठक में बहुमत से भोपाल के 4 जगहों के नाम बदल दिए गए। हमीदिया रोड का नाम बदलकर गुरु नानक देव मार्ग, तो वहीं कोकता की मल्टी सोसाइटी अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर रहवासी परिसर के नाम से जानी जाएगी। इसके साथ ही मालिकखेड़ी की कॉलोनी को पूर्व विधायक गौरीशंकर कौशल के नाम पर, तो वहीं मालिकखेड़ी के दशहरा मैदान का भी नाम बदल दिया गया, जो अब बाबूलाल गौर मैदान के नाम से जाना जाएगा। देखिए, ये बीजेपी की सरकार और यहाँ परिषद भी बीजेपी की है और मेयर और अध्यक्ष जी सब लोग नामकरण की राजनीति कर रहे हैं। गुरु नानक के नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई सी भी सड़क का नाम रख दिया जा सकता था, लेकिन हमीदिया का नाम बदलना ये बहुत गलत है। भोपाल की जनता को हम सुविधा देना चाहते हैं, तब भी विपक्ष विरोध करता है। 50% पार्षद बनकर हमारी बहनें लाडली बहना के रूप में बैठकर नेतृत्व कर रही हैं, विपक्ष ने उसका भी विरोध किया। आज नगर निगम परिषद में वो प्रस्ताव महापौर परिषद के माध्यम से सदन में आया था, जिस पर बहुमत के आधार पर वो प्रस्ताव पारित हुआ। अब वो हमीदिया रोड के नाम से जाने वाला मार्ग गुरु नानक मार्ग के नाम से जाना जाएगा। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बनाए गए चरणदास महंत एआईसीसी ने नियुक्ति की है चरणदास महंत की। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में लगातार कमेटियों का गठन हो रहा है और आज ही चरणदास महंत को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और इसके साथ ही आज एआईसीसी ने एक और नियुक्ति करते हुए उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी का भी सदस्य बनाया है। तो एआईसीसी की ओर से चरणदास महंत को एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। अब कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, ऐसे में कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और लगातार उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के साथ ही पार्टी में कसावट लाने की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। सागर से अगली खबर आपको बता दें, मैं राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी।
मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। 75 की नहीं 85 की भी हो जाऊं तो भी राजनीति करती रहूंगी और अगला चुनाव भी लड़ूंगी। उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया है। मैंने राजनीति को कभी छोड़ा ही नहीं। रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा पहुंची उमा भारती ने ये बातें कही है। रानी अवंती बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उमा भारती पहुंची थी। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मैं कभी राजनीति नहीं छोड़ने वाली, चाहे 75 की हो जाऊं या फिर 85 की। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी, कब तक राजनीति करूंगी, मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। खाली ये 5 साल है जिसमें मैंने ब्रेक लिया। और इस बीच जबलपुर से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। युवक के ऊपर लोडिंग ट्रक पलट गया है। राह चलते युवक के ऊपर ये लोडिंग ट्रक पलटा है। बुरी तरीके से हादसे में ट्रक के नीचे युवक दबा रहा। युवक को निकालने की जद्दोजहद अब भी चल रही। मौके पर भारी पुलिस बल और ग्रामीण मौजूद हैं। कटंगी थाना क्षेत्र के बेलखाड़ा की ये पूरी घटना है, जहां एक लोडिंग ट्रक की चपेट में युवक आ गया। फिलहाल वो ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से, और तस्वीरें भी जबलपुर से दिखा रहे हैं, जहां युवक के ऊपर किस तरह से एक लोडिंग ट्रक पलट गया और हादसे में ट्रक के नीचे चपेट में आए युवक को निकालने के लिए भी मौके पर पुलिस बल और प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है। उसे बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और अगली खबर सतना से है, जहां सिटी कोतवाली थाने के सामने एक प्रेमी जोड़े की जमकर धुनाई हुई है, जिसको लेकर बवाल भी हुआ। मामला स्कूली छात्रा के लापता होने से जुड़ा था। 12वीं की छात्रा पिछले बुधवार से लापता थी। परिजनों की तलाश के बाद 5 दिन के बाद छात्रा एक युवक के साथ नजर आई। परिजनों को देखते ही प्रेमी जोड़े वहां से भाग निकले, तो लड़की के परिजनों ने उनका पीछा किया, उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई भी कर दी। चुनावी साल में कर्मचारी संगठन शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को मंत्रालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर वल्लभ भवन के बाहर एक बार फिर से प्रदर्शन किया और वल्लभ भवन परिसर में ही रैली निकाली। सचिवालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि शिवराज सरकार के आदेश के बाद भी सालों से मांगे अधर में लटकी हुई हैं। मुख्यमंत्री जी अगर उन सब फाइलों को बुलवा लें अपने पास, तो निश्चित रूप से 24 घंटे में हमारा निर्णय हो जाएगा। और हम मंत्रालय में हैं, गरिमापूर्ण रहते हैं, हम आंदोलन नहीं करना चाहते। ये तो बहुत बेबस होकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन को अगर नहीं सुनी गई तो फिर आगे वो लड़ाई होगी भैया। मंत्रालय के कर्मचारी जो सरकार के साथ रहते दिन भर काम करते हैं, वो तक प्रताड़ित हैं। ये बताता है कि सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज सरकार ने ठगा नहीं। तो आज जब मंत्रालय के कर्मचारी भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये बताता है कि कर्मचारियों के अंदर कितना आक्रोश है, रोष है। मुख्यमंत्री जी का सीधा स्पष्ट मानना है, मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन कर्मचारियों की रही है। तो हर कर्मचारी वर्ग की मांगों को पूरा लगातार किया जा रहा है। जो छोटे मोटे कर्मचारी और छोटी मोटी मांगें बची हैं उन कर्मचारियों की, तो वो भी पूरी जल्द की जाएगी। मध्य प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडियों के व्यापारी 4 सितंबर से हड़ताल पर हैं। एक हफ्ते से जारी इस हड़ताल से अनाज की खरीदी, बिक्री और व्यापार ठप हो चुका है। बात करें जबलपुर कृषि उपज मंडी की, जहां हर दिन 6 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हो रहा है। व्यापारी मंडी शुल्क घटाने और विराश्रित शुल्क खत्म करने जैसे 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल से हजारों लोग प्रभावित है मंडी से। मैं भूख को मार रहे 15 दिन से मंडी बंद है। बोल कहाँ जाए, सब बेरोजगार है। प्रशासन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हमारे इंदौर महासंघ श्री गोपाल अग्रवाल जी द्वारा कमल पल्लड़ी से मुलाकात भी की। उन्होंने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। इसी साथ लेके हमने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए एवं सभी की मंगल कामना को लेकर आज हमने ये सुंदरकांड पर्व का आयोजन किया हुआ है। अगली खबर खरगोन से है। कपास मंडी में मुहूर्त के बाद कपास फसल की नीलामी शुरू हुई। इस दौरान फसल के कम दाम मिलने से सैकड़ों किसान आक्रोशित हो गए, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने जमकर हंगामा किया। भैया हमारे को उचित भाव से 11,000 का ऊपर भाव चाहिए। हमारे किसानों को ये भाव से हमारे को कपास के हमारे को लागत बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हम ये भाव से नीलामी व्यापारी को खरीदना नहीं चाहते। जो खर्ची खरीदा है वो 6,500 7,000 का माल खरीद रहे हैं, और इन्हीं व्यापारियों के घर वो देने आते हैं, तो क्या घाटे से खरीद के लाते होंगे। इन्होंने 6481 रुपये की मुहूर्त की गाड़ी बेची, उसके जस्ट बाद 1,000 रुपये कम कर दी। गाड़ी का जो मुहूर्त का भाव हुआ है उचित मूल्य नहीं मिलता, हम वो गाड़ी भी नहीं जाने देंगे।
अंबिकापुर में कोयला खदान बंद करने का लोग विरोध कर रहे हैं। दरअसल उदयपुर में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड निगम की परसा ईस्ट और केते बासिन कोयला खदान अब बंद की जा रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग उधर आए हैं। खदान बंद न करने को लेकर प्रभावित लोग सीएम और राज्यपाल से मिलने के लिए रायपुर भी पहुंचे। खदान है, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का खदान था। 2008-9 में 10 में खुला हुआ था। 5 गांव प्रभावित था उसमें। खदान बंद है अभी, और हम जितने युवा बेरोजगार हैं सब मतलब बेरोजगार हो गए। अब कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे। खदान खुला था, आज वो खदान बंद होने जा रहा है, जिसमें हम लोग 250 महिलाएं खदान के थ्रू यहाँ हम लोग को रोजगार चलता है। अब वहाँ खदानें बंद हो जाएगा तो हमारा रोजगार भी बंद हो जाएगा, जिससे हम सब महिलाएं अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। हमारा खदान चालू हो और हम वहाँ रोजगार करके अपना पालन पोषण बाल बच्चे का कर सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग समेत प्रदेश के 62 निकायों को सड़क निर्माण के लिए करोड़ों की राशि दी, जिसे नगर निगम उपयोग नहीं कर पाया, जिसके चलते सरकार ने निकायों से 42 करोड़ की राशि अब वापस ले ली है, जिसको लेकर ग्वालियर में सियासत भी शुरू हो गई। ग्वालियर नगर निगम से 3 करोड़ रुपए वापस ले जाने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है और कई सवाल भी खड़े किए हैं। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए और शहर की सड़कों के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। उनके तहत 10 दिन की समय अवधि में टेंडर हो रहे हैं। ग्वालियर की सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं और सड़कों का पता नहीं क्या है। वो पूरा विकास सिंधिया जी के महल के चारों तरफ हो रहा है, पैसा पूरा महल में लग रहा है, पैसा पूरा दुरुपयोग हो रहा है। ग्वालियर की वही सड़कें जिसपे सबसे ज़्यादा लोड होता है, जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ जो खराब है सब ली गई हैं। इसमें ये पब्लिक डोमेन में भी है और ये सबको हम लोग 30 सितंबर तक पूरा करेंगे। ग्वालियर में शिवराज सरकार के मंत्री से लेकर मोदी कैबिनेट के मंत्री 1 दर्जन से ज्यादा पुराने प्रोजेक्टों को अब भुला चुके हैं और सिर्फ नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चुनावी फायदा लेने में जुट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर के विकास के लिए समय समय पर अफसर और जनप्रतिनिधियों ने एक साथ बैठकर प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन प्रोजेक्ट कागजों में ही दफन होकर रह गए। कुछ एक बाहर आए तो तकनीकी पेंच और राजनीति की भेंट चढ़ गए। ऐसे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो सके। कुछ तो फाइलों में कैद हैं। गांधी मार्केट प्रोजेक्ट, रोपवे, नया चिड़ियाघर, गोल्फ सेंटर, हुराबली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गालो कन्वेंशन सेंटर पर काम नहीं हो पाया, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है, नए नए को गले लगाना, पुराने कार्यकर्ताओं को भूल जाना, पुराने नेताओं को भूल जाना। और ऐसे ही पुराने प्रोजेक्टों को भूल रही है, जैसे नेताओं को पुरानों को भूल रही है, ऐसे ही पुराने प्रोजेक्टों नए प्रोजेक्ट ला रही है। नए प्रोजेक्ट केवल जनता को गुमराह करने के लिए ला रही है। अगर ये प्रोजेक्ट जमीन पर आ जाते तो ग्वालियर शहर के महाराजबाड़ा पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जाती, साथ ही शहर में पर्यटन और रोजगार के साधन भी बढ़ते। लेकिन चुनाव के चलते प्रदेश के मंत्रियों का नए प्रोजेक्ट पर फोकस ज्यादा है। ग्वालियर में कई क्रांतिकारी काम हुए हैं, कई काम हो रहे हैं और वो गति जो है ना, उनको गति नहीं, उनको भी उनकी भी गतियों को हम तेज कर रहे हैं। कामों की शुरुआत हो रही है। बहरहाल अगर विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले प्रोजेक्ट के भूमि पूजन नहीं हुए तो फिर नई सरकार नए प्रोजेक्ट की दशा। पुराने प्रोजेक्ट सरकारी फाइलों में रहते हैं या फिर वहां से भी गायब हो जाएंगे। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। रायगढ़ के ITI कॉलेजों की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। जिला प्रशासन उद्योगों की सहायता से इन कॉलेजों को अब नए सिरे से डेवलप करने का काम किया जाएगा। योजना के तहत कॉलेजों में न सिर्फ निजी कॉलेजों की तरह ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, बल्कि उद्योगों की जरूरत के मुताबिक नए ट्रेड भी इन कॉलेजों से शुरू होंगे। तो और अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर और हमारे यहाँ के युवा जो है पढ़ के निकलेंगे, उनको रोज़गार भी यहाँ के उद्योगों में मिल जाएगा। जो बाहरी लोग आके रोज़गार पा रहे थे, अब हमारे यहाँ के भी युवा रोज़गार पाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत समय से यहाँ पर इंडस्ट्रीज की मांग थी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उद्योगों की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हमको जो बच्चे हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जो ITI टेक्नीशियंस वो नहीं मिल पाते, क्योंकि काफ़ी पुराने यहाँ पर ट्रेड्स चल रहे थे। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी मांग के हिसाब से यहाँ पर जो ट्रेड्स जो चल रहे हैं ITI के टेक्निकल ट्रेड्स, उनका अपग्रेडेशन किया जा रहा है।
चुनावी साल में मंत्री रविंद्र चौबे को नई जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें संचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कांग्रेस हाईकमान ने कोर कमेटी और प्रोटोकॉल कमेटी का भी गठन किया है। अपने गृहग्राम पहुंचे मंत्री चौबे ने इस बात की जानकारी दी और बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने 15 साल के शासनकाल में किए एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी का मतलब ही धोखा है। प्रदेश में अब लगभग चुनाव की धुंधुभी बच चुकी है और लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस हाईकमांड ने विभिन्न कमेटियों का गठन किया है। मेरा भी सौभाग्य है कि कम्युनिकेशन जैसी, संचार जैसी महत्वपूर्ण कमेटी का मुझे भार दिया गया है। अब सारी कमेटियों के माध्यम से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किस रूप से चुनाव लड़ने जा रही है, इसकी तैयारी देखने का काम हम लोगों का है। अगली खबर कांकेर से, जहां गोविंदपुर के विशिष्ट बालक छात्रावास में पढ़ने वाले 9वीं क्लास के छात्र की फांसी पर लटकी लाश मिली है। दरअसल 14 साल का छात्र हर्रा पिंजोड़ी गांव का रहने वाला था। 2 दिन पहले ही वो तबियत खराब होने की वजह से 15 दिन अपने गांव में रहकर लौटा था। सुबह करीब 9 बजे तक उसने अपने साथियों के साथ ही समय बिताया, लेकिन करीब 10 बजे जब उसके दोस्त उसे स्कूल जाने के लिए खोजने लगे तो उसका शव फांसी पर लटका हुआ मिला। सुबह लगभग 9:30 के आसपास एक कर्मचारी मेरे क्वार्टर में आया। मैं वहाँ देखा कि मेरा एक अध्यापन कक्ष है जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ समय समय पे। तो मैं वहाँ तो नहीं रहते, तो वहाँ पे वो चटाई पे लेटा हुआ था। 9वीं का विद्यार्थी है और परसों ही घर से वो जो है हॉस्टल में आया था। गोविंदपुर हॉस्टल में एक 9वीं क्लास के बच्चे ने हॉस्टल परिसर के अंदर रूम में फांसी लगाया है। इसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया है। धार के अधिष्ठाता भगवान श्री धारनाथ जी अपनी नगर की प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, जिसमें नगर भर से लोगों ने आत्मीय स्वागत कर बाबा श्री धारनाथ के दर्शन, पूजन और उनकी अगवानी की। धार के प्राचीन श्री धारेश्वर मंदिर में बाबा श्री धारनाथ के प्रतीक स्वरूप मुखैटों को सुसज्जित शाही पालकी में विराजित किया गया, जिसके बाद दर्शन पूजन का दौर भी शुरू हुआ। इस दौरान राज परिवार और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, एसपी मनोज कुमार सिंह, धार के विधायक मीना वर्मा समेत जनप्रतिनिधियों ने भी बाबा के दर्शन और पूजन किया। आप सभी का स्वागत है। धारनाथ भगवान की जय। आज श्रावण के अंतिम सोमवार को भगवान धारनाथ की छबिना निकलता है, जो कि सवारी के रूप में होता है और ये परंपरागत निकलता है। राजा महाराजा के जमाने से निकलता आ रहा है और ये आज भी संचालित होता रहा है और सभी भक्तगण के द्वारा ये संचालित होता है। धारनाथ भगवान की जय। मध्य प्रदेश में 6 दिन से हो रही बारिश से सूखे के अंदेशे का संकट अब टल गया है। इस बार पूरे सावन बादल इस कदर उठे थे कि 6 दिन पहले तक भगवान से बारिश के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। ग्वालियर में 5 दिन से अब रोज बादल बरस रहे हैं। इन 5 दिनों के दौरान शहर में 76.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। आने वाले 2 दिन में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। जबलपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 12 सितंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के 300 से ज्यादा कृषि के वैज्ञानिक, कृषि इंजीनियर शामिल होंगे। ये इंजीनियर और वैज्ञानिक खेती की तकनीक को बढ़ावा देने, उनके इस्तेमाल पर और बदलाव पर अपने शोध पत्र पेश करने के साथ ही आधुनिक खेती पर भी मंथन करेंगे। 2 दिवसीय कन्वेंशन फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एंड नेशनल सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। कृषक बंधुओं को बहुत बहुत लाभ होगा और आने वाली जनरेशन को एक मार्ग दिशा मिलेगी, जिसमें वो आगे उन्नत कृषि शोधों के लिए कार्य करें। और गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद नजदीक है। भगवान गणेश की अनोखी प्रतिमाएं तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं। रायपुर के निमोरा में मूर्तिकार पीलू राम साहू एक ऐसी प्रतिमा तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस मूर्ति की कीमत 50,000 रुपए है। हमारी संवाददाता सुप्रिया इस मूर्ति की खासियत बताएंगी।
गणेश उत्सव का पर्व नजदीक है और आज हम आपको एक ऐसे गणेश जी की प्रतिमा दिखाएंगे जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस वक्त हम निमोरा में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अलग ही ढंग से गणेश की प्रतिमा को तैयार किया गया है। मूर्तिकार पीलू राम साहू हमारे साथ मौजूद है जो इस प्रतिमा के बारे में हमें डिटेल बताएंगे। आप बताइए कि इस प्रतिमा को तैयार करने में आपको कितना वक्त लगा है और ये आइडिया कहाँ से आया? दरअसल मैं 4-5 साल से इसके बारे में सोच रहा था कि मेरे को ऐसा टाइप का मूर्ति बनाना है जिसे पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो, हर्बल हो। तो इसको बनाने में मेरे को कम से कम 10 दिन लगा है और 10 दिन लगा है तो इसमें पूरा मतलब गेहूँ है, चना है, उड़द है, मूंग है और आपका सरसों है और आपका वो मसूर है, ये सभी से मतलब इसका मतलब काम किया हूँ मैं। अगर इस प्रतिमा को कोई लेकर जाता है तो क्या उसे इस प्रतिमा को पानी भी देना पड़ेगा? बराबर 3 टाइम पानी देना पड़ेगा, एक सुबह, दोपहर में और शाम को। और मतलब उसको एक ऐसे बाल्टी में ढालने से नहीं होगा क्योंकि उसको स्प्रे दोबारा ही करना पड़ेगा। और ये मतलब जैसे हल्का हल्का पानी छिड़केंगे 3 बार, वो ऐसी के ऐसी रहेंगे, ये कुछ नहीं होगा ये। और अगर मान लो ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर इसमें डाल देंगे तो ये पूरा मर जाएगा और इसको चूहा से बचा करके रखना पड़ेगा। मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में तो बना ही नहीं है, जहाँ तक हो सके ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं बना है ऐसा टाइप का अभी तक की मूर्ति। ये मेरा पहला प्रयास है और मैं अपनी पूरे लाइफ को मैं इसी में गुजार दिया, पूरे लाइफ को नया करने में। बिल्कुल, तो आपने देखा कि ये प्राकृतिक गणेश है, इसे हम इको फ्रेंडली गणेश भी बोल सकते हैं। और ये जो गणेश की प्रतिमा है वो काफ़ी आकर्षित लग रही है और इस तरह की प्रतिमा, जैसे कि मूर्तिकार ने बताया कि इस तरह की प्रतिमा जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है अब तक। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का एनुअल अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुआ। सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज शामिल हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और MPCA के सदस्य महाआर्यमन सिंधिया ने भी शिरकत की और AGM की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान MPCA के अलग अलग डिवीजन के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने कहा कि जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मोरल सपोर्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि मेंस और विमेंस दोनों ही क्रिकेट में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को इन दिनों मिल रही है। तो इंदौर में क्लीन सिटी में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज शामिल हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे और इस दौरान उनके बेटे महाआर्यमन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की जो कि MPCA के सदस्य हैं। AGM की बैठक में भी वो इस दौरान शामिल हुए। MPCA के अलग अलग डिवीजन के खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंची महिला क्रिकेटर जो पूर्व कप्तान है मिताली राज, उन्होंने क्या कुछ कहा। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मोरल सपोर्ट मिलता है और उनका जो मोरल होता है वो और भी स्ट्रांग होता है। ये मिताली राज ने कहा। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना। आप देखते रहे IBC 24। नमस्कार।